Hey guys, hi everyone. Good evening, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. क्या हाल चाल है, कैसे हो सबके सब? And I welcome you all to this session, दोस्तों. Lecture number 4 of GST Fast Track Batch for September 24 and January 2025. Let's get going without any further delay. Delay नहीं करेंगे दोस्तों, and we're gonna start. Hi Smruti, Vivek, Tavani. Good evening, बच्चा पार्टी. सबका स्वागत है दोस्तों on to this session. I am keeping well and I expect कि आप लोग भी बिल्कुल मस्त हो और स्वस्थ हो. आज का ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों. और इस सेशन में दोस्तों हम लोग पहले रिकैप करेंगे ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीवियस सेशन. पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया, एंड पिछले सेशन में वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई. हम लोगों ने सप्लाई वाले चैप्टर में बातचीत करी दोस्तों, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए that there are 4 preconditions. 4 preconditions हैं, and if all the 4 preconditions are satisfied, then that transaction will be considered to be a supply. उसे supply माना जाएगा, and then therefore GST shall be applied. Now guys, now everybody, each and every one of you will have to help me out into this scenario guys, and that is guys, हाँ जी, good evening everyone. सबसे पहले दोस्तों हमारी कंडीशंस में आते थे गुड्स और सर्विसेज. गुड्स क्या होते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. और सर्विसेज क्या होते थे? एवरीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. फिर हमने ये समझा कि ये जो गुड्स या सर्विसेज बन चुके हैं, दे शुड बी टैक्सेबल, दे शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट. फॉलोड बाय देयर वर सम एग्जांपल्स पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. सेल, ट्रांसफर, वाटर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल. मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. यहां पर क्या इन्वॉल्व किया था दोस्तों? कंसिडरेशन इन्वॉल्व किया था. कंसिडरेशन होना चाहिए समथिंग इन रिटर्न. अब समथिंग इन रिटर्न में दोस्तों इट कैन बी इन मनी टर्म्स, इट कैन बी इन काइंड, इट कैन फ्लो फ्रॉम द रेसिपिएंट और फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, बट इट शैल नॉट इंक्लूड टू थिंग्स. पहला था सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दूसरा था दोस्तों सब्सिडी दोस्तों, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, एंड दूसरा था रिफंडेबल डिपॉजिट. ऑलराइट गाइस. थर्ड दोस्तों, इट शुड बी बाय अ पर्सन. पर्सन कौन होता है दोस्तों? पर्सन कौन होता है? पर्सन वो होता है जो इंसान जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो, या फिर वो इंसान भी आता है द पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ. इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन थी. पहला दोस्तों, अगर आपने डोनेशन की और सामने वाले ने एज एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी आपका नाम नेम प्लेट पे लिख दिया, या आपको एज अ ग्रैटिट्यूड उसने आपके लिए कहीं नाम वगैरह लिख दिया, जिसका बिजनेस प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कंसिडरेशन. हाउएवर, अगर बिजनेस प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रहा है, देन इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उस पे जीएसटी लगेगा. दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कंसिडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट था नो क्लेम बोनस. दिस इज लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट. इसमें गाड़ी चलाने वाले ने अगर एक्सीडेंट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपके लिए कुछ काम किया. इट इज कंसिडर्ड लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट. इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. एंड द लास्ट, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन. जहां हम लोगों ने देखा कि अगर एक इंसान अपनी आर्ट वर्क गैलरीज में एग्जिबिट करवाता है थ्रू एन एग्जिबिटर, तो जब आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क देता है तब सप्लाई नहीं होता, बिकॉज एग्जिबिटर उस टाइम कोई पैसा नहीं देता. लेकिन जब लोग सामान खरीदने आते हैं, पेंटिंग्स खरीदने आते हैं, तो इन दैट केस जीएसटी वुड बी पेएबल. फर्दर, द एग्जिबिटर चार्जेस कमीशन ऑन सेल ऑफ आर्ट वर्क फ्रॉम द आर्टिस्ट. दिस इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहां पर भी जीएसटी लगता है. और मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे खुद से करने के लिए. आ जाओ भाई. मूविंग ऑन गाइस, नाउ मूविंग ऑन एवरीबडी, आ जाओ. उसके बाद आता है पर्सन. जैसे कि मैंने बताया, कहते हैं अ सप्लाई टू अट्रैक्ट जीएसटी शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? अ टैक्सेबल पर्सन शैल मीन अ रजिस्टर्ड पर्सन and shall also include a person liable for registration. Taxable person shall mean a registered person and shall also include a person liable for registration. मतलब जिसका threshold limit of registration cross हो गया है,
जिसने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिए हो, तो इन दैट सिनेरियो गाइस क्या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले सिनेरियो में भी आ सकते हो? द आंसर इज यस। तो कहते हैं अ पर्सन हु हैज क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 lakhs, 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. However, the restriction of being a taxable person is only on the supplier, whereas the recipient can either be taxable or non-taxable person. कहते हैं जो सामान या सर्विसेज दे रहा है दोस्तों, वो इंसान रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ होना चाहिए। The recipient can either be taxable or non-taxable person. Recipient किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके गाइज, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों, देयर इज नथिंग ट्रिकी अबाउट इट। इफ यू गाइज रिमेंबर दैट, एक मैंने गोलगप्पे वाला एग्जांपल लिया था इनटू द प्रीवियस सेशन कि द पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज should be registered under the GST law or should be liable for registration under the GST law. याद है, एक ठेले वाले गोलगप्पे वाले भैया थे, which we are considering him to be not registered under the GST law, and therefore he was only charging money for the golgappas. He was not charging GST. However, if we thought of something more hygienic, हाँ जी, we went to Haldiram's and had golgappas, क्या वहां पर GST लगा था? The answer is yes, वहां पर GST लगा था, because जीएसटी वाला क्या था दोस्तों? वो हल्दीराम्स वाज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके गाइस, कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that it is not a necessity that supply should be from one person to another person. Even supplies made to self are also taxable. कहते हैं it is important to note that it is not a necessity कि सप्लाई एक इंसान से दूसरे इंसान को हो। अगर आप खुद को भी सप्लाई देते हैं तो वो भी टैक्सेबल होगा। अब ये कैसी बात हुई राठी जी, आप खुद को कैसे सप्लाई देते हैं? लेट्स से इफ यू हैव टू ब्रांचेस, branch number one दोस्तों is in UP and branch number 2 is in Rajasthan. नाउ अगर आपके गुड्स दोस्तों ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में भेजे गए हैं, अगर ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में भेजे गए हैं, तो इन दैट सिनेरियो गाइस, ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर आपका सामान भेजा गया है, तो इन दैट केस क्या इसे भी दोस्तों सप्लाई माना जाता है, इवन इफ इट इज फ्रॉम वन पर्सन टू द सेम पर्सन, सेम ब्रांच, मतलब सेम इंसान के ब्रांच में, क्या इसे भी अपन सप्लाई मानते हैं? हाँ जी, इसे भी सप्लाई मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी गोना स्टडी इन शेड्यूल नंबर 1। अपन किस में पढ़ेंगे दोस्तों? शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ेंगे। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रूपम स्टार्टेड मेकिंग होममेड सोप्स and sells them in our society for nominal consideration. Will such transaction constitute supply? क्या इसे सप्लाई माना जाएगा दोस्तों? अब बात ये आती है कि she is charging consideration, no doubt about it, लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो she started making homemade soaps and started selling it. तो क्या एक थोड़ा सा ये मानना सही होगा that she has not crossed the threshold limit फॉर रजिस्ट्रेशन? दो आपके जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, यहां पर अपन ये अज्यूम कर रहे हैं that she has not crossed the threshold limit for registration and she has not taken voluntary registration also. It is apparent from the question that Rupam has started her business recently and it is further logical to assume that she has not crossed the threshold limit 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakh rupees and has not taken voluntary registration as not particularly specified in the question. Therefore, it can be concluded that Miss Rupam is not a taxable person and therefore GST shall not be levied. GST levy नहीं किया जाएगा. Everyone clear about it? सिंपल सा पॉइंट था दोस्तों. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग मोर देन दिस रिक्वायर्ड इनटू दिस पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. दोस्तों
बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और एक ही एग्जाम्पल के थ्रू you guys will be absolutely clear about what is in the course of furtherance of business. Okay guys, so I would want each and every one of you to be super duper attentive into understanding of this point. अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लेता हूं. आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. ओके दोस्तों, ये मेरा एक कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर में दोस्तों मैं बच्चों को पढ़ाता हूं. मेरा काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे मेरे को उसके लिए फीस देते हैं. अब दोस्तों मेरा काम कोई लैपटॉप वगैरह का नहीं है, लेकिन ये वाला जो लैपटॉप है ना दोस्तों, ये वाला जो लैपटॉप है ये बहुत पुराना हो गया है दोस्तों. हैंग ज्यादा होता है, चलता कम है दोस्तों. तो आई डिसाइडेड कि इसको मैं बेच डालता हूं दोस्तों. मैंने पुराना लैपटॉप दोस्तों, आई सोल्ड इट फॉर 4,000 रुपीज. मैं इस पर अपने नोट्स लेता था, पहले क्लासेस लेता था दोस्तों. लेकिन अब दोस्तों आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती जाती है, और पुरानी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाती है, स्लो हो जाती है. तो आई डिसाइडेड टू सेल ऑफ द लैपटॉप फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4,000 रुपीज. 4,000 रुपए का मैंने इसे बेच दिया. नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज, एवरीबडी ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी ऑन टू दिस पॉइंट. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या 4,000 रुपए पर, क्या 4,000 रुपए को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा? विल इट बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस? विल आई लिवाई जीएसटी ऑन दिस ट्रांजैक्शन? मैंने लैपटॉप दिया है दोस्तों, 4,000 रुपए भी लिए हैं, क्या इस पर दोस्तों जीएसटी चार्ज किया जाएगा? कई बच्चे कह रहे हैं यस. अवानी ने मना कर दिया, आरती ने मना कर दिया, सोनू ने मना कर दिया, मीरान मना कर रही है. आरती एक ही बार लिखिए, एक ही बार लिखिए, जो भी बच्चे लिखने हैं एक ही बार लिखिए. हाँ जी गाइस, काफी बच्चे यस कह रहे हैं, काफी बच्चे नो बट जीएसटी चार्ज. दीपक भाई आपने बिल्कुल गलत बोला. अगर आप नो बोल रहे हैं देन नो जीएसटी. ऐसे थोड़ी ना होगा कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर जीएसटी क्यों लगाएंगे? यस, बिकॉज डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट. विवेक बेटा, आई एम, आप जो ये सोच रहे हैं परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, वो आप शेड्यूल नंबर 1 में सोच रहे हैं, और शेड्यूल नंबर 1 में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए था. इफ यू वांट टू फॉल इनटू शेड्यूल नंबर 1, तो शेड्यूल नंबर 1 में तो इट वाज विदाउट कंसिडरेशन. यहां तो कंसिडरेशन है ना. यहां पर तो मैंने सामने वाले से 4,000 रुपए लिए. क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? क्या इसे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब सर ये आपका बिजनेस थोड़े ना है राठी जी, आपका बिजनेस तो पढ़ाना है. आप कब से लैपटॉप बेचने लगे? और लैपटॉप आपके पास 2 लैपटॉप है, उसमें से एक पुराना लैपटॉप बेच दिया, ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया? द आंसर इज यस. मैं इस चीज का काम नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो मेरे बिजनेस का हिस्सा नहीं. बिजनेस में ही तो लैपटॉप यूज हुआ था. मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने क्या ऐसे कोई पर्सनल एक्सपेंस दिखा रखा था? द आंसर इज नो. मैंने इसे अपना बिजनेस एसेट दिखा रखा है यार. तो हाउ कैन यू से इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? दीपक कह रहा है आईटीसी टेकन एसेट्स. दीपक बेटा, यहां पर आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है. आप लोग प्लीज डू नॉट गो इनटू शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1 के पहले पॉइंट में आईटीसी इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई एम चार्जिंग कंसिडरेशन, इवन इफ मैंने उस पर आईटीसी नहीं लिया. चलो दीपक, अब आपका क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन. लेट्स से मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी फॉर द पर्पज ऑफ माय बिजनेस एंड प्रोफेशन. फॉर द पर्पज ऑफ माय बिजनेस एंड प्रोफेशन मैं उससे कोचिंग सेंटर जाता था, बुक्स की डिलीवरी होती थी, बुक्स को पिकअप किया जाता था. इट वाज माय बिजनेस एसेट. क्या गाड़ी जो कि 5 सीटर गाड़ी है, क्या उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा? विल यू बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? द आंसर इज नो. You will not be allowed the benefit of ITC. Now my second question to you guys is, अब जब वो गाड़ी पुरानी हो गई, 2 साल 4 साल 10 साल बाद मैंने उस गाड़ी को बेचा, और बेचकर मुझे 50,000 रुपए मिले, will I charge GST on that? The answer is yes. I will charge GST on that because it is for a consideration and it is in the course of furtherance of business. क्या मैं उस पर जीएसटी चार्ज करूंगा? हाँ. अब क्वेश्चन को चेंज करता हूं. अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं होता,
लेट्स से पुरानी गाड़ी थी, मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी और मैंने उससे पैसा नहीं लिया, देन इन दैट केस वो आईटीसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया या नहीं लिया वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिकॉज मैंने गाड़ी पर आईटीसी नहीं लिया था, क्योंकि गाड़ी का आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है दोस्तों, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक की हो, तो इन दैट केस जब मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट किया, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ ट्रांसफर, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था और शेड्यूल 1 में आने के लिए आपको आईटीसी का बेनिफिट उठाना था। अब मैं कंक्लूड करूं एक पॉइंट दोस्तों, आसान सा कहकर। पहली चीज, when we are talking about section 7 subsection 1 clause A, and if I am talking about the fourth point in the course or furtherance of business, तो I am assuming that the first 3 points are satisfied. मैं चौथे पॉइंट पर तो तभी पहुंचूंगा ना जब पहले 3 पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो क्या वो सप्लाई हो सकता है? नहीं। जब वो सप्लाई नहीं हो सकता तो बाकी 3 पॉइंट्स चेक करने की क्या जरूरत है? अगर वो गुड्स या सर्विसेज हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है by a registered person under the GST law or a person liable for registration है। एंड चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट दोस्तों अगर कहता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तभी आप उसे सप्लाई मानते हो ना, देन ओनली यू कंसिडर दैट टू बी अ सप्लाई, करेक्ट? नाउ इन दैट सिनेरियो गाइस, चौथा पॉइंट जो आपके सामने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आता है, एंड इन ऑर्डर टू कंक्लूड, मैं सिंपल सी लैंग्वेज बोल रहा हूं, अगर वो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते वक्त ड्रॉइंग्स दिखाया, ड्रॉइंग्स होता है पर्सनल, अगर आपने ड्रॉइंग्स दिखाया, देन उसके बेचते वक्त आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। मैंने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, ऑफिस के लिए कौन वॉशिंग मशीन खरीदता भाई? घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, 4 साल बाद बिगड़ गई, खराब हो गई, बिल्कुल नहीं चलती, मैंने उसे बेचा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5,000 रुपए, कबाड़ी वाले को ही बेचा 5,000 रुपए का। मुझे बताइए क्या जीएसटी चार्ज होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि जब मैंने इसे खरीदा था, डिड आई रिफ्लेक्टेड एज अ बिजनेस एसेट? मैं अगर घर के लिए दोस्तों वॉशिंग मशीन खरीदता हूं, तो मैं एंट्री क्या करता हूं? व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट आई वुड हैव डन? Everybody has to answer me guys into the chat box. Journal entry बताइए, which account debit to what account? Everybody has to answer me. मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी और मैंने बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। अब बताइए गाइस, everybody has to answer me guys. हाँ जी, मशीन नंदिनी अवानी, वॉशिंग मशीन टू कैश, शुभम गलत, केएच तो कह रहे नो एंट्री, शाबाश हरप्रीत बेटा। ड्रॉइंग्स टू कैश, द करेक्ट आंसर इज ड्रॉइंग्स टू बैंक। स्मृति ने सबसे सही आंसर बताया। जब मैंने बोला डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किया तो बैंक बोलो ना, कैश क्यों लिखते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हरप्रीत बेटा एंट्री क्यों नहीं होगी? पैसे कहां से आएंगे मेरे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के? हैं? कहां से आएंगे? कह रहे वो तो सर घर में रखे होते हैं ना तिजोरी में, तो वो तिजोरी में जो रखे होते हैं उसी को बोलते हैं कैश इन हैंड, जो बैंक में रखे होते हैं उसी को बोलते हैं कैश एट बैंक। नहीं सर, ये वो वाला कैश है जो बताते नहीं हम किसी को, उसे काला धन बोलते हैं। पर्सनल ट्रांजैक्शन को क्या हमने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करी है? पर्सनल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते थे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई स्टॉक हम अपने ही पर्सनल यूज में ले लेते थे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आप लोग दोस्तों जिन जिन बच्चों ने गलत जवाब किया है, मेरे नंबर पे 500 रुपए पेटीएम करिएगा दोस्तों। आज टैक्स के साथ साथ अकाउंट्स भी सिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, नालायक। अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो एनी ट्रांजैक्शन विच इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ पर्सनल ट्रांजैक्शन इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो मैंने आपको डायरेक्टली ये नहीं बताया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है, मैंने घुमाकर बताया कि जो पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। समझ में आया दोस्तों? सिंपल सी चीज बताई, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इफ इट इज नॉट पर्सनल। अगर वो पर्सनल नहीं है
तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आ जाइए गाइस, कहते हैं जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, hence only those transactions that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST. Resultantly, any transaction in personal capacity shall be outside the scope of GST. For example, Priyanka sold her old gold bangles and earrings to Aditya Raj Jewelers. Sale of old gold jewelry by an individual to a jeweler will not constitute supply, as the same cannot be said to be in the course or furtherance of business of the individual. Alright guys, अब मेरे को यहां बताइए, प्रियंका ने अपनी ओल्ड गोल्ड बैंगल्स बेची हैं। अब आपको लगेगा सोना ये तो महंगी चीज है राठी जी, जीएसटी लगा दो। अरे भाई महंगी सस्ती कहां मैटर करती है, आपके 4 पॉइंट्स मैटर करने चाहिए। पहला, गुड्स या सर्विसेज है, हाँ जी गुड्स है। दूसरा, कंसिडरेशन है, हाँ जी है। तीसरा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ, तीसरा, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अज्यूमिंग प्रियंका इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। एंड चौथा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नहीं, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है दोस्तों। ये देखो शिल्पा ने कितना शानदार बताया। शिल्पा नजर ना लगे कह रही है राठी जी इस पे जीएसटी नहीं लगता है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, इस पे कैपिटल गेन्स लगता है। चलो आज मैंने राठी जी को बता दिया है, तो राठी जी का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। ओ कैपिटल गेन्स लगेगा, मुझे शक्ति दो प्रभु। इनकम टैक्स में क्यों चले जाते हैं? इनकम टैक्स में क्यों चले आते हो? मतलब जिस पर जीएसटी लगेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा? शिल्पा आप ये कहना चाह रहे हैं जिस पर जीएसटी लगेगा क्या उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा? कैसी बातें करते हो यार। अब सर पेटीएम करेंगे, जिस हिसाब से आज सवाल जवाब कर रहे हो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को 2-3 हजार रुपए देने पड़ेगी। कई बच्चों को तो फीस जितनी अभी तक दी है उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। हाँ जी गाइस, कैपिटल एसेट नहीं है, याद आ गया। हे प्रभु, अरे कैपिटल एसेट है, मैंने कब मना किया कैपिटल एसेट नहीं है? ज्वेलरी कैपिटल एसेट नहीं है, ज्वेलरी को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से हटा दिया। शिल्पा बेटा कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द क्लास। 2000 रुपए डायरेक्ट, ये तो ऐसी पेनल्टी लगेगी 2000 रुपए। हाँ जी गाइस, मैं सामान बेचता हूं तो सामान बेचकर जो कमाई होती है उस कमाई पर इनकम टैक्स देता हूं, और जो सामान बेचता हूं सामान की वैल्यू पर जीएसटी कलेक्ट करता हूं। आई होप गाइस हमारे बेसिक्स हमारे हिलने नहीं चाहिए। मैंने इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना, मैंने 70 रुपीज का सामान खरीदा, उस पे 7 रुपए जीएसटी पे किया। 70 रुपीज का सामान खरीदा, उस पे 7 रुपए जीएसटी पे किया। मैंने उस 70 रुपीज के सामान को 100 रुपए का आगे बेचा, उस पे 10 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया। तो टोटल कितना आता है दोस्तों? टोटल कितना आता है? 110। अब 10 रुपए में से द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई कलेक्टेड, 10 रुपए में से 7 रुपए जितना मैं पहले पे कर आता हूं वो माइनस करते हैं, और 3 रुपए जाके मैं सरकार को देता हूं। ये जीएसटी, ये जीएसटी। अब मैं इनकम टैक्स कौन से अमाउंट पर दूंगा गाइस? इनकम टैक्स कौन से अमाउंट पर दूंगा? फटाफट बताइए। व्हाट इज द अमाउंट जिस पर इनकम टैक्स लिवाय होगा? देखते हैं चैट बॉक्स में कौन सा बच्चा मेरी मदद कर पाता है। व्हाट इज द अमाउंट जिस पर इनकम टैक्स लिवाय होगा गाइस? मेरा मुनाफा कितना हुआ गाइस? व्हाट इज द प्रॉफिट दैट आई अर्नड ऑन दिस ट्रांजैक्शन? दैट इज 30 रुपीज। उस 30 रुपीज का छोटा सा हिस्सा जो मैं सरकार को देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता हूं, दैट इज इनकम टैक्स। इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद जीएसटी। जीएसटी तो आपने बताया ना, 10 रुपए कलेक्ट किया, माइनस 7 रुपए, 3 रुपए सरकार को दे दिए, खत्म। मैंने अपना बर्डन ऑफ टैक्स पास ऑन कर दिया।
इनकम टैक्स का बर्डन मुझे ही झेलना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, आज मैं क्या सिखा रहा हूं, राम राम, तुम लोग मेरे से क्या सिखवा रहे हो आज। बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज 17, बिजनेस की डेफिनेशन दोस्तों इतनी बड़ी लिखी है, सारा यही लिख देते दोस्तों कि बिजनेस में सब कुछ आता है एक्सेप्ट पर्सनल ट्रांजैक्शन। एवरीथिंग फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट पर्सनल ट्रांजैक्शन। मैं जनरल मीनिंग पढ़ा रहा हूं, स्पेसिफिक मीनिंग रीड आउट एट होम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हाँ जी गाइस, कहते हैं एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा, यहां पर भी एटसेट्रा लिख दिया, मतलब कह रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना लिख सकते हो लिख लो, वेदर और नॉट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। चाहे आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड शैल इंक्लूड एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल, जिसे अपन कनेक्टेड बोलते हैं, और एंसिलियरी, एंसिलियरी जिसे सपोर्टिव बोलते हैं, टू सच ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा। फर्दर volume of activity, frequency, continuity of business is irrelevant. Further, volume of activity, frequency, continuity of business is irrelevant. Even occasional transactions shall be considered as business. Occasional transactions को भी business मान लिया जाएगा। अब हमारे साथ चैट बॉक्स में दीक्षा, अर्पिता, हरप्रीत और शिल्पा, ये चार दोस्तों ने मिलकर सोचा कि यार अपन ना बड़ी सी मोमोज की दुकान खोलते हैं, और यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे हैं, जहां पे हॉस्टल्स वगैरह थे ना, वहां पे मोमोज की दुकान खोलने की सोची। हरप्रीत, शिल्पा, दीक्षा, अर्पिता। अब शाम को 5 बजे ये लोग दुकान खोलते, 5:30 बजे तक सारे मोमोज खत्म। क्योंकि होता यह था कि हरप्रीत ने कहा यार एक चिकन मोमोज ट्राई करवाना, कैसा है, लोग आके खाएंगे तो कंप्लेन नहीं करना चाहिए। शिल्पा कहती है भाई मैं तो वेजिटेरियन हूं, मुझे तो पनीर और मिक्स वेज वाले खिलाना। दीक्षा कहती है हम सब खा लेते हैं, हम दोनों खिलाना। और दोस्तों ये 100% नहीं तो 90% ड्राइंग्स में मार जाते थे, अपने ही खा खा के। आज मिर्ची बहुत तेज कर दी तूने अर्पिता, मिर्ची तूने बनाई थी चटनी, क्या कर दिया, हाँ पेट खराब होगा, सबको कल सुबह पता चलेगा बाथरूम में। समझ में नहीं आ रहा। अब दोस्तों मुझे बताइए, 2-4 दिन धंधा करते हो, उसके बाद तो बंद ही करना पड़ा, क्यों? क्योंकि सारा का सारा खुद ही खा जाते थे। अब मुझे बताओ इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या ये भी बिजनेस था? चाहे 2-4 दिन का ही था, क्या ये भी बिजनेस ही था? हाँ जी गाइस, ये भी बिजनेस ही था। दिस वॉज ऑल्सो बिजनेस। ऑल राइट एवरीवन, इसका स्पेसिफिक मीनिंग रीड आउट एट होम है। एवरीथिंग इज बिजनेस, मैं तो ये बोल रहा हूं, एवरीथिंग विच इज नॉट पर्सनल इज बिजनेस। रीड आउट एट होम, बस एक बार रीड आउट करना है दोस्तों, जो स्पेसिफिक मीनिंग को भी इन्होंने कहा है बिजनेस है। अरे भाई तुम नहीं भी बोलते तो भी हम बिजनेस मान लेते यार, क्योंकि जो बिजनेस में क्या सिंपल सी बात क्या बोली है दोस्तों, सिंपल सी बात क्या बोली है, सिंपल सी बात ये बोली है कि भाई साहब अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो बिजनेस है। क्वेश्चन नंबर 7, रिलायंस फाउंडेशन इज प्रोवाइडिंग फूड एट द रेट 5 rupees per meal and education to poor children at the rate 25 rupees per month as part of charity. Discuss whether the above transaction is supply or not. अब दोस्तों सर ऐसा लग रहा है ये तो कोई एनजीओ टाइप है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो अगर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन क्या ये बता दो दोस्तों, क्या ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? 5 रुपए का खाना, 25 रुपए की एजुकेशन, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? द आंसर इज यस। पर्सनल नहीं है ना, अगर पर्सनल नहीं है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। हाँ, अगर ये सरकार द्वारा एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, इफ इट गेट्स एग्जेम्प्टेड, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इसे अपन क्या कंसिडर करेंगे? व्हाट आर वी गोना कंसिडर? हाँ जी गाइस, फिर जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड, जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड। कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन विद द मोटिव ऑफ
welfare of society, that is no intention to earn profits, in any case does not escape from GST. Does not escape from GST. मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का नाम है कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं जितने का खरीदता हूं उतने का ही बेच देता हूं, अब जीएसटी मत लगवाइए ना। अरे इसका क्या मतलब है भाई, अगर आप जितने का खरीदते हो उतने का ही बेच देते हो और मुनाफा नहीं कमाते तो इनकम टैक्स मत देना, क्योंकि इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम। हावेवर दोस्तों जीएसटी तो लिवाई करा जाएगा ना, आपका कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन थोड़े ना है। एज द टर्म बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा, whether or not with the motive of earning profit, such transactions involving nominal charges also shall be liable to GST. However, if such food or education services were provided free of cost, then no GST will be levied. Students are advised not to write the whole definition of business in a case study, only write that portion which relates to the case study. खैर मैं आपको बता दूं, नहीं आएगा, कोई डेफिनेशन आज तक नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी, एंड डेफिनेशन स्पेशली ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेवर गोना कम, डोंट वरी अबाउट इट। आ जाओ गाइस, आ जाओ भाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहते हैं द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय अ पर्सन other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment and other valuable consideration. अच्छा गाइस, तो मैं पहले ये बताता हूं, हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अब खत्म होता है, जिसके 4 प्री कंडीशंस थे, 4 प्री रिक्विजिट्स थे, एंड ऑल द 4 प्री रिक्विजिट्स हैव टू बी सैटिस्फाइड इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ, इन ऑर्डर टू लिवाई जीएसटी गाइस। और वो 4 फिर से एक बार याद दिला दीजिए, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बट द गुड्स और सर्विसेज शुड बी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। सेकेंडली कंसिडरेशन, thirdly it should be by a registered person under the GST law. मैंने शुभम से पूछा, हमारे साथ शुभम चैट बॉक्स में कह रहा है सर मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मैं क्या जीएसटी चार्ज कर सकता हूं? मैंने कहा आप रजिस्टर्ड हो, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कहां पे? जीएसटी में। कह रहे नहीं सर बगल वाली लाइब्रेरी में। मैंने लगाया कान के नीचे, मस्ती चल रही है, बगल वाली लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड हूं तो जीएसटी ले सकते हैं? नहीं गाइस, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, बगल वाली लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड है, ऐसा कह रहा था मेरे से, नालायक। एंड फाइनली इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो किस चीज में होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग एल्स इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। Next guys, section 7 subsection 1 clause A, ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई साहब अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स, क्या उसे भी दोस्तों सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। ये दोस्तों आप लोग आगे भी सीखेंगे, जैसे कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, ऑलराइट गाइस, व्हिच इज लाइक लेट्स से कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैं सोसाइटी का मेंबर हूं, मेरा यहां पर फ्लैट है। अब अगर मैं सोसाइटी से कुछ गुड्स या सर्विसेज लेता हूं फॉर विच आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू द सोसाइटी, क्या उसे भी क्या दोस्तों माना जाएगा एज सप्लाई? हाँ जी, सोसाइटी हमें मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, कभी लिफ्ट खराब हो जाती है तो लिफ्ट ठीक करते हैं, गार्डनिंग सर्विसेज, गेट कीपर सर्विसेज, गार्ड्स होते हैं दोस्तों, प्लम्बर होता है, घर में कोई लीकेज होगी तो फटाफट प्लम्बर आके उसे ठीक कर देता है। इसीलिए वी मेक अ पेमेंट ऑफ लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ एज मेंटेनेंस चार्जेस। तो क्या दोस्तों अगर कोई सोसाइटी अपने ही मेंबर को सर्विसेज दे रही है फॉर सम कंसिडरेशन, क्या इसे भी सप्लाई माना जाएगा? यस, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। और ये लॉजिकल अजम्पशन था। अब बात ये आ रही थी क्योंकि कहते हैं सोसाइटी के मेंबर्स ही सोसाइटी को चलाते हैं,
तो क्या इसे सप्लाई माना जाए या नहीं माना जाए? तो सरकार ने सारी क्लैरिटी दे दी, सारा कंफ्यूजन ही हटा दिया। उन्होंने तो एक नया सबसेक्शन ही लिया है, नया क्लॉज लिया है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल के अलावा कोई भी सर्विसेज या गुड्स देता है टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट बेसिस, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये देखो यहां पर क्या बोला, देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द पर्सन which is the resident welfare association, or you can say the society and its members or constituents, and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons। क्या इन्हें अलग अलग माना गया? सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि दोनों को अलग अलग इंसान मानो। मेंबर्स और सोसाइटी दोनों अलग अलग हैं। मेंबर्स अगर सोसाइटी को सर्विसेज दे रहे हैं, सोसाइटी मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, तो दोस्तों जीएसटी शैल बी लेवाइड, एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इंटर से between them shall be deemed to take place from one person to another। इसका एग्जांपल समझते हैं। Let us understand the newly installed clause with the help of an example। करिए guys, there are 2 examples, do it by yourself। बहुत आसान है और ये हमारे इंस्टीट्यूट। यस सोनू, बिल्कुल सही। अदर देन इंडिविजुअल मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन। सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पढ़े गए इस दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स। I hope you guys are done with both the examples। आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। सेक्शन 7(1)(b, सेक्शन 7(1)(b, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जो सरकार ने सप्लाई के अंडर ले आए, एंड जीएसटी शैल बी लेवाइड। कहते हैं सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course of furtherance of business। This is an important line, whether or not in the course or furtherance of business, whether or not in the course or furtherance of business। Now I want each and every one of you to help me out with this scenario guys। This is the only exception, this is the only exception guys, जहां पर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को इग्नोर करते हुए भी सप्लाई मान लिया जाए, and that is importation of services for a consideration। तो guys अब आप लोग मुझे बताइएगा, everybody has to help me out guys। अगर मैं हिंदुस्तान में हूं and I am importing services, यहां से दोस्तों सर्विसेज आ रही है, यहां पर हमारा एक बंदा है टीटू ने दोस्तों सर्विसेज दी हैं टू श्री राठी। पहला मेरे ऑफिस के लिए, और दूसरा दोस्तों उसने मेरे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस के लिए दी। हाँ जी गाइस, टीटू ने दोस्तों 2 सर्विसेज, टीटू हु इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसने यहां पर दोस्तों सर्विसेज दी हैं। पहला दोस्तों उसने ऑफिस की सर्विसेज दी है, लेट्स से आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करी ऑफ ऑफिस, एंड दूसरा रेसिडेंशियल हाउस, फॉर विच फॉर बोथ द डील्स मैंने उसे पेमेंट करी, फॉर बोथ द डील्स मैंने उसे पेमेंट करी है। दोस्तों मुझे बताइए ऑफिस वाला जीएसटी में आएगा
या दोस्तों हाउस वाला जीएसटी में आएगा, रेसिडेंशियल हाउस वाला जीएसटी में आएगा? फटाफट बताइए, इन दोनों में से कौन सा जीएसटी में आएगा? ऑफिस वाला या रेसिडेंशियल हाउस वाला? खटाखट, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। वेल डन, बोथ। सर आपके दोनों ऑप्शन ही गलत थे। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी गाइस, दोनों आएंगे। क्यों? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई जिसके लिए मैंने पैसा दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राठी जी वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ था या नहीं था। जुड़ा हुआ था तो अच्छी बात, नहीं था तो और अच्छी बात, जीएसटी तो लगेगा। अब बात ये आती है, जीएसटी लगाने चल रहे हो तुम, कैसे लगाओगे टी2 पे जीएसटी? नहीं तो टी2 कह रहा मैं तो कनाडा में बैठा हूं, मेरे पे कैसे जीएसटी लगाएंगे? है हम नहीं देते जीएसटी मोदी जी। अब इन दिस केस क्या होगा गाइस? क्योंकि हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? द सर्विस प्रोवाइडर इज टी2 हु इज सिटिंग इन कनाडा एंड द सर्विस रेसिपिएंट इज श्रेय राठी हु इज इन इंडिया। तो इन दिस केस क्या होगा? सरकार ने मेरी तरफ देखा, मैंने सरकार की तरफ देखा, मोदी जी ने कहा, मैंने कहा, कह रहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, reverse charge mechanism guys, in which the recipient will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism to the government. All right, so importation of services, if there are importation of services, in that case, in that scenario guys, GST shall be charged, GST charge किया जाएगा guys by GST charge किया जाएगा from the recipient. This is the only exception. This is the only exception to the general rule of in the course of furtherance of business. आजा भाई, कहते हैं supply includes importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business. This is the only exception to the general rule of supply being in the course of furtherance of business. 2 point needs focus. 2 point need focus in this point. पहला, such exception applies only to services. Services पर apply करता है and consideration is still a necessity. Consideration अभी भी जरूरी है। Alright guys, consideration नहीं हुआ तो 7(1)(b) नहीं लगेगा। Consideration has to be there. If there is no consideration, there is no GST as per 7(1)(b). Yes, it can fall in schedule 1 para 4. It can fall in schedule 1 point number 4. I agree with you guys. But as of now, consideration is must. I am gonna help you out with the first example. You're gonna take care of the second example. Mr. Ashish has been receiving interior designing services for a residential house from Mr. Tony Stark, the Iron Man, located in London at an agreed consideration of $25,000. Such importation of services for consideration, though not in the course of furtherance of business, shall constitute supply under section 7(1)(b). ये importation of services है which is not in the course of furtherance of business, क्या इसे भी supply माना जाएगा? जी हाँ, इसे भी supply माना जाएगा। All right guys, Mr. Khan purchased furniture from China worth 12 lakh rupees. Half of the furniture shall be utilized for business and the remaining half for personal purposes. मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये 7(1)(b) में आता है? मिस्टर खान ने 12 लाख रुपए का फर्नीचर लिया है जिसमें से 6 लाख रुपए वो ऑफिस में यूज करेंगे और 6 लाख रुपए घर पर। क्या ये 7(1)(b) में आता है? द आंसर इज नो, 7(1)(b) में नहीं आता। आरती यस क्यों बोल रहे हो बेटा? 7(1)(b) में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज आती है। फर्नीचर इज गुड्स आफ्टर ऑल। आई एम नॉट सेइंग दैट जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड। आई एम नॉट सेइंग कि जीएसटी नहीं लगेगा। खान साहब को जब सामान दोस्तों हिंदुस्तान के पोर्ट या एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वहां पर क्या दोस्तों, कस्टम अथॉरिटीज को वो कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी पे करेंगे। आईजीएसटी, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया भी था, चैप्टर नंबर 1 में, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट माना जाता है, इंटरस्टेट माना जाता है एंड इस पर आईजीएसटी लगेगा। आई एम नॉट सेइंग टैक्स नहीं लगेगा। आई वाज आस्किंग यू, इज इट फॉलिंग अंडर 7(1)(b)? द आंसर इज नो। इज जीएसटी लेविएबल? द आंसर इज यस, जीएसटी लेविएबल है। ऑल राइट गाइस, सर जीएसटी कैसे लेविएबल है? 7(1)(a) में आ गया भाई, 7(1)(a) में ही आ गया ये तो एक तरीके से।
गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन, बाय रजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन दोस्तों अपन किसको पकड़ लेते हैं? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट को एक तरीके से यहां पर भी जो इंसान सामान हिंदुस्तान लेकर आ रहा है वो टैक्स पे करता है, ना कि जिसने सामान भेजा। ऑलराइट, कहते हैं such a situation does not fall under section 71B as it deals with importation of goods and not services. However, such transaction whether for business or personal purpose are considered as interstate supply and leviable to IGST. क्या इसे इंटरस्टेट माना जाएगा? सर इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड ही इंपोर्ट्स गुड्स, उसको भी देना पड़ता है कार्तिक बेटा। ये ना एक्चुअली जो आईजीएसटी लगता है यहां पर वो एज पर द कस्टम एक्ट लग जाता है। आप लोग सीखोगे जब आप फाइनल में पहुंचोगे, दे करना पड़ेगा यहां पर। लेट्स से दोस्तों मैं आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ओके गाइस, लेट्स से मैं स्विट्जरलैंड जाता हूं, वहां से 5-6 एक्सक्लूसिव घड़ियां खरीद लाता हूं, महंगी घड़ियां, 2-2 1-1 लाख रुपए की घड़ियां खरीद लाता हूं। अब मुझे बताओ क्या मुझे कस्टम पोर्ट पर आके कस्टम ड्यूटी एज वेल एज आईजीएसटी पे करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, मुझे पे करना पड़ेगा। आई विल हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। ऑलराइट, आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 करिए गाइस, ओवर टू यू। क्वेश्चन नंबर 8 करिए फटाफट। आई एम गेटिंग सम वाटर फॉर माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 करिए जब तक। अजी गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? बी सी अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? मिस्टर देवू planning to pursue his higher education in Canada receives career counseling services from a Canadian career launcher institute for free importation of services without consideration। 71A में नहीं आता, 71B में नहीं आता, ये है फ्री है तो ये गलत है दोस्तों। आंसर विल बी बी, neither considered as supply under section 71A nor under 71B। B is the correct answer guys। मीरान और आरती ने आंसर देख लिया, नीचे आंसर देख लिया, आंसर देख के कह रहे सी सी सी। फंस गए भाई, फंस गए हैं बच्चे। यस, रिलेटेड होना चाहिए अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो, बिल्कुल सही। अक्षय बात, ये बात सही है। अक्षय कह रहा है, चलो अक्षय ने भी एक बात अच्छी उठा दी तो वो मैं क्लैरिटी दे देता हूं। अगर आप लोग दोस्तों मेरी बुक में देखेंगे, हार्ड कॉपी बुक में तो उसमें ना ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस, और जो यहां पर ये वाली बुक बनी है दोस्तों, ये वाली जो कलर्ड बुक बनी है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी ऐसा ही है। जो कलर्ड बुक बनी है बिकॉज ऑफ सम सिस्टम रिक्वायरमेंट, इट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी। उन्होंने दोस्तों आंसर्स भी उस हिसाब से चेंज करे हैं। अगर कोई एरर हो जाए तो बात अलग है, आंसर्स भी वैसे चेंज करे गए। ऑल राइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट?
everyone, the correct answer to this question will be neither considered as supply under section 71A nor 71B. अब चाहे ये बी हो या सी हो, आंसर यही आएगा, बुक कोई सी भी हो. ओके गाइस, आ जाओ भाई. 71C, 71C guys. Supply includes the activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1. इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों कि शेड्यूल 1 में जो भी कैटेगरीज आएंगी, चाहे उनमें कंसिडरेशन ना हो, चाहे उनमें कंसिडरेशन ना हो, क्या उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा? विल दे बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई? द आंसर इज यस, they will be considered to be a supply. All right guys, करें guys, इसको आगे बढ़ें. इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनेरियोज हैं और यहां से जुड़े हुए दोस्तों क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. टीम्ड सप्लाई, बिल्कुल सही विवेक. टीम्ड सप्लाई, जिन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन. तो देयर आर 4 सिनेरियोज, देयर आर 4 केसेस जहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, चाहे पैसा इन्वॉल्व ना हो. जैसे दोस्तों बिजनेस का एक ही एक्सेप्शन था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के 4 एक्सेप्शन है गाइस. लेट अस सी हाउ फार वी कैन गो. आ जाओ भाई. सेक्शन 71C हैज डाइल्यूटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन. All cases specified in Schedule 1 shall be considered as supply even if made without consideration. But it shall be noted that any transaction without consideration and not falling under Schedule 1, any transaction जिसमें consideration नहीं है और वो Schedule 1 में भी नहीं आता, फिर वो shall never be considered as supply and therefore not leviable to GST. फिर GST नहीं लगेगा. आ जाइए भाई केस नंबर 1. केस नंबर 1 गाइस, पहला केस इंपॉर्टेंट केस गाइस, जिससे जुड़ा हुआ छोटी मोटी चर्चा हमारी हो गई थी जब मैं जर्नल एंट्री करने बोल रहा था आप लोगों से. परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. अब दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त, इधर ध्यान से देखिएगा, श्री राठी. मेरा एक बिजनेस है गाइस, ओके. अब इस बिजनेस में दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, मैंने एक लैपटॉप खरीदा. क्या लैपटॉप पर मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिल गया होगा? द आंसर इज यस. दूसरा दोस्तों, मैंने एक कार खरीदी. क्या कार पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला होगा? अज्यूमिंग द कार इज अ नॉर्मल 5-6 सीटर कार, क्या आईटीसी का बेनिफिट मिला होगा? नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे बिजनेस में यूज किया गया एंड देन ये सोल्ड आउट कर दी गई, सोल्ड आउट नहीं सॉरी, डिस्पोज्ड ऑफ कर दी गई. डिस्पोज्ड, नो कंसिडरेशन, मैं यहां लिख भी देता हूं, नो कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था गाइस, पैसा इन्वॉल्व नहीं था. मैंने अपने किसी दोस्त को दे दी, मैंने डोनेट कर दी. ये लो, क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. राठी जी ने डोनेट कर दिया. अब मेरे को बताइए दोस्तों, अगर मैंने डोनेट करा है एंड आई हैव नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन, इन दोनों में से कौन सा वाला एसेट को डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? कौन से वाले एसेट को डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू पार्टिसिपेट. फटाफट बताइए गाइस, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 assets, which asset will be considered to be a deemed supply? Which asset will fall in the category of permanent transfer or disposal of business asset? Case number 1. हाँ जी गाइस, इट इज लैपटॉप. लैपटॉप वाले को माना जाएगा, कार वाले को नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि लैपटॉप पर मैंने आईटीसी का बेनिफिट ले लिया था,
कार पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला था। देयरफॉर जब मैंने आगे लैपटॉप बेचा दोस्तों, या आगे लैपटॉप डोनेट किया, क्या उस पर दोस्तों उसे सप्लाई माना जाएगा? माना जाएगा। अब क्वेश्चन आपका आएगा, सर सप्लाई माना जाएगा, हमने मान लिया, चलो राठी जी आपकी बात सच है, सप्लाई माना जाएगा। अब अगर सप्लाई माना जाएगा तो आप जीएसटी लगाएंगे? मैंने कहा हाँ जी जीएसटी लगाएंगे। सर ऑन व्हाट वैल्यू? वैल्यू क्या है? आपने तो डोनेट किया है ना, सामने वाले से पैसा तो लिया ही नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज व्हाट यू गोना लर्न इन सीए फाइनल, वैल्यूएशन रूल्स। वही अपन क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? सीए फाइनल में सीखने वाले हैं वैल्यूएशन रूल्स। ऑलराइट गाइस, so at this point of time nobody is going to ask you compute the amount of GST because they have not taught you valuation rules. Okay guys, तो कहते हैं permanent transfer या disposal of business asset on which input tax credit has been claimed. Any kind of disposal or transfer of business asset without any intention of receiving back the goods made without consideration qualifies as supply. However, it should be noted that ITC must have been availed on such goods. ITC must have been availed on such goods. For example, an electronics dealer transfers permanently a television from his stock to his residential property. Such transaction shall be considered as supply, assuming that the dealer has taken ITC on such television. Alright guys, एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर ने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया एक टेलीविजन फ्रॉम स्टॉक टू हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों आप लोग बताओ दोस्तों, मेरा खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और घर पे टीवी लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या मैं किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाऊंगा? कह रहे नहीं, मैं तो अपनी दुकान से सिर्फ बेचता हूं। नहीं ना, मैं अपनी ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से एक टीवी उठाकर घर पे लगा दूंगा। अब क्योंकि जब मैंने टीवी खरीदा था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये रूल क्यों बना? क्योंकि जब मैंने टीवी खरीदा दोस्तों, ये मैं आपका होस्ट दोस्त राठी, जब मैंने टीवी परचेज किया तो वो मैंने एज अ स्टॉक परचेज किया था। स्टॉक परचेज किया था। अब स्टॉक परचेज किया तो मोदी जी ने क्या मेरे को इस पर आईटीसी का बेनिफिट दे दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दे दिया? हाँ जी। लेकिन मोदी जी इस विश्वास और इस भरोसे से आईटीसी का बेनिफिट देते हैं कि जब भी मैं इसको आगे सप्लाई करूंगा तो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। याद आ रहा है दोस्तों, आईटीसी लेने का रामबाण क्या है? आईटीसी लेने का रामबाण क्या है दोस्तों? आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, पीछे वाले का आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन हुआ क्या कि मैंने आईटीसी का बेनिफिट तो ले लिया, मोदी जी ने भरोसे पर आईटीसी का बेनिफिट दे दिया, लेकिन मैंने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया। अब मोदी जी मेरी तरफ देखते हैं, मैंने कहा सॉरी, दो उठक बैठक लगा दो। कह रहे हो उठक बैठक लगाने से हमारे टैक्स थोड़े ना निकल कर आता है। अब मेरे को बताइए, हमने आपको आईटीसी का बेनिफिट इस भरोसे से दिया था कि आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपने तो दगाबाजी कर दी, धोखा दे दिया राठी जी हमें। अब मैंने कहा धोखा देने वाली बात नहीं थी, वो घर पे टीवी जो था वो बिगड़ रहा था, और अगर टीवी बिगड़ जाता है तो बीवी बिगड़ जाती है, और अगर बीवी बिगड़ जाती है तो आप तो नहीं समझ पाएंगे, आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन हमसे पूछिए सब बिगड़ जाता। और अनुपमा आते वक्त अगर टीवी ने थर थर ऐसे स्क्रीन हो गई तो फिर हमारा भी गाल पे थर थर पड़ता है। तो इन दैट केस मुझे टीवी लगाना पड़ा। तो वेल डन। सिद्धार्थ कह रहा है फिर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब सरकार ने कहा दो उपाय, या तो आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दीजिए, जो आपने आईटीसी का बेनिफिट उठाया वो रिवर्स कर दीजिए, या फिर सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया खुद को हम उसे सप्लाई मान लेते हैं। सप्लाई मानेंगे तो क्या होगा? मानेंगे कि आगे से टैक्स कलेक्ट कर लिया। सरकार को इसी चीज से मतलब है ना, या तो आईटीसी रिवर्स होगा, लेकिन आईटीसी रिवर्स होने में हमें दिक्कत है। आईटीसी रिवर्स होने का मतलब है कि आपने आईटीसी गलत उठाया, और आईटीसी रिवर्स के केस में आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम।
That is a problem. Everybody understanding my point? चलो क्लास चल रही है ना, बाय। हाँ कपकेक खा लो। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? इसीलिए सरकार ने इसे क्या बोला कि राठी जी आपकी कोई गलती नहीं थी जब आपने टीवी पर आईटीसी का बेनिफिट उठाया। जब आपने टीवी पर आईटीसी का बेनिफिट उठाया तब थोड़ी ना पता था कि घर पे जाना, आपने कोई गलत आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठाया। देयरफॉर सरकार ने कहा कि राठी जी जब आप इसे आगे बेच नहीं पा रहे हैं, अपने घर ही ले जा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि आपने अपनी मैडम को बेच दिया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। मोदी जी मोदी जी कह रहे क्या हुआ? अरे ऐसा मैं मान नहीं पा रहा हूं, बेच दिया, क्योंकि अगर मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको बेचा है, लाइए पैसे दीजिए, यहीं चक्कू लग जाएगा, यहीं। हाँ जी, तो मोदी जी कहते हैं इसीलिए कह रहे हैं सिर्फ मान लीजिए, मांग मत लीजिए, मान लीजिए, मांग मत लीजिए। हाँ जी गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे गाइस बाय योरसेल्फ, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू डू इट। फटाफट करिए सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल, ईशा वाला और बैग डीलर वाला। एक मिनट है गाइस आप लोगों के पास। डन, आ जाओ गाइस। नाउ गाइस, case number 2, supply between a related person or distinct person। supply between related person और distinct person। distinct नाम से ऐसा लगता है कि दूर दूर के लोग हैं नाम से, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग वो बस ये है कि एक इंसान जिसके दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस एंड द ब्रांचेस हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। Let's say if I have two branches, one in UP, another in Haryana, then I need to mandatorily have two registrations because the GST registrations in India are state-wise registrations. You guys know that. तो क्या दोस्तों वो एक दूसरे के बीच में distinct persons हो गए हैं? The answer is yes. So any transaction from the UP branch to Haryana branch or vice versa, will that be subject to GST even if that is without consideration? The answer is yes, and we are going to study that in future. अभी अपन पढ़ने वाले हैं। आइए गाइस, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? रिलेटेड पर्सन जो एक दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, one who has the power to influence the decision making of the other person। तो कहते हैं supply between related person or distinct person made in the course or furtherance of business। कहते हैं a person who is under influence of another person is called a related person। related person, few points covered under related person are as under। पहला, such persons are officers, directors of one another's business। एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हम क्या हक जता सकते हैं? द आंसर इज यस। मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस जियो, और दूसरा मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस। मुकेश भाई मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस जियो, अनिल भाई मेजर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस, एंड एक दूसरे के कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं।
तो क्या रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशंस रिलेटेड पार्टीज हैं? द आंसर इज यस। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो दोस्तों। अगर आज मुकेश भाई दोस्तों रिलायंस जियो के मेजर शेयर होल्डर हैं और रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स बना दिए जाए उन्हें, तो क्या दोस्तों वो इन दोनों एंटिटीज के बीच में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, विच कैन बी इंफ्लुएंशियल ट्रांजैक्शंस बिकॉज ही होल्ड्स पावर टू डू सो? आप बताओ, एक कंपनी के आप डायरेक्टर हो और दूसरी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हो, तो क्या आप दो ऑर्गेनाइजेशन इन दो कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ना, विच कैन बी अंडर इन्फ्लुएंस? मैं तो बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं यार, आया ना? तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे? रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी। आ जाओ गाइस, मूविंग ऑन। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। ये आपके दो दोस्त हैं, ये है दोस्तों T2 और ये है कीकू। ये एक फर्म है KPMG, उनके पार्टनर्स हैं गाइस। तो क्या दोस्तों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? यस। अ ट्रांजैक्शन of supply between T2 and Kiku in the course of furtherance of business shall be treated as supply even if made without consideration. पार्टनर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, वहां इन्फ्लुएंस हो सकता है। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। ये अगेन दोस्तों हमारे दोस्त, ये है कीकू, ये है T2। Employer and employees are considered to be related persons making all perquisites taxable under GST. अब आपको लगेगा सर perquisites GST में आते हैं, which is not in the nature of salary. Any benefit which is happening from the employer to the employee outside the course of employment is leviable to GST. That is what you're going to learn in time to come by. Employer employee के benefits जो होते हैं वो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट का पहला पॉइंट है। अगर एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी गई हैं फॉर विच एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, और उसी पेमेंट को ही तो अपन क्या बोलते हैं? सैलरी। उसी पेमेंट को ही तो अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सैलरी। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या वो जो सैलरी है उस पे जीएसटी है? द आंसर इज नो। तो एनी पेमेंट विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, उस पे जीएसटी नहीं है। लेकिन इफ एनी अमाउंट ऑफ मनी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विच इज आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो दोस्तों आपका जीएसटी में आएगा। अब यहां पर आता है सर एम्प्लॉयर कई बार एम्प्लॉय को गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट। अब गिफ्ट तो किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता, नहीं तो कल को उठ के एम्प्लॉय बोलेगा कि गिफ्ट दो गिफ्ट दो। गिफ्ट तो अपनी इच्छा से दिया जाता है, अपनी मर्जी से दिया जाता है। बात तो सही। अब बात यह है कि फिर सर क्या गिफ्ट पे जीएसटी लगना चाहिए? बिकॉज दैट इज नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। तो सरकार ने भी इस चीज को समझा कि यार गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखता नहीं है एम्प्लॉयर, नहीं तो कल को उठ के एम्प्लॉय मांग लेगा, ऑब्लिगेशन थोड़ी ना बना लेगा एम्प्लॉयर अपनी कि मेरे को गिफ्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने क्या बनाया कि 50,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट है तो जीएसटी नहीं। पता है ना लिमिट 50,000। मैं इनकम टैक्स के 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स सैलरी चैप्टर 5,000 की लिमिट है वहां पे गिफ्ट की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी में। मैं
Yes, guys, I'm back. There was a small lights were gone, the small glitch. All right. So what I was talking about, the gift. तो गिफ्ट के लिए सरकार ने क्या बोला अंडर द जीएसटी लॉ दैट देयर इज अ लिमिट, और लिमिट कितने की लगा दी गाइस? 50,000 की। 50,000 रुपए तक का है तो नो जीएसटी, 50,000 से ज्यादा का है जीएसटी शैल बी चार्ज्ड। ओके गाइस, now guys, moving on to the other cases which are read out at home. रीड आउट एट होम जस्ट आज तक नहीं पूछा गया है, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। रीड आउट एट होम वाले पॉइंट्स है गाइस। पॉइंट नंबर 4, okay guys, point number 5, point number 6, point number 7। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 भी रीड आउट एट होम है। पॉइंट नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। ये आपका दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग बिटवीन द सेम फैमिली। अब बात ये आती है फैमिली कौन होता है? सर फैमिली तो सर पूरी हिंदुस्तान हमारी फैमिली जैसी है सर। और आप क्या आपको पता होगा, याद होगा राठी जी, स्कूल में प्लेज लेते थे और ऐसे करके प्लेज लेते थे, एवरी इंडियन इज माय ब्रदर और सिस्टर। इसमें से पीछे से आवाज आती थी एक्सेप्ट वन। आती थी कि नहीं आती थी? तो एक को छोड़कर बाकी तो सर हमारे भाई बहन ही है। हाँ नहीं तो तो इन दिस केस राठी जी, फैमिली तो 140 करोड़ों को माना ही जाएगा। द आंसर इज नो गाइस, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। आपने भी किया है ये वाला। मैं कमार से आया हूं, मैं भी तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। ऑफ कोर्स किया, आपने भी किया है क्या? एक तो ना टीचर को इज्जत देनी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ना टीचर को ऐसा समझते हैं ओ वो हम तो मोमोज खाते हैं, आपने भी मोमोज खाए हैं। हम तो बाहर बैठ के टिक्की खाते हैं, कई बार बारिश में नहाते हैं, आपने भी टिक्की खाई है। ऐसे क्यों बिहेव करते हैं मेरे साथ? अरे टीचर ही हूं तो इंसान ही। बारिश में नहाए रोटी जी, पिघले तो नहीं? अरे ऑफ कोर्स नॉट। हाँ जी गाइस, ऐसे बात करते हैं मेरे से कई बार। अब इधर देखिए दोस्तों, फैमिली। फैमिली में कौन कौन होता है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी। आपके स्पाउस, आपकी वाइफ, और वाइफ के लिए आपका हस्बैंड। ऑलराइट, एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी। व्हाट डू यू मीन बाय चिल्ड्रन ऑफ द असेसी? बच्चे। सर स्टेप चाइल्ड हो वो भी कंसिडर किया जाएगा, अडॉप्टेड चाइल्ड हो वो भी कंसिडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव अडॉप्टेड थ्रू लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अडॉप्टेड थ्रू लीगल डॉक्यूमेंटेशन। हमारे साथ दोस्त संजीवनी मंदिर गई, कह रही है राठी जी मेरे से ना देखा नहीं गया, वहां एक बच्चा अकेला छोटा सा बच्चा रो रहा था, मेरे से देखा नहीं गया, मैं घर ले आई हूं, आज से इसकी रखवाली, इसका ध्यान मैं ही रखूंगी। मैंने कहा ओ लाली, ये अडॉप्शन नहीं है, इसे किडनैपिंग बोलते हैं। कह रही क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम अभी जेल जाने वाली हो क्या? दोस्तों आप अपनी भावनाओं में जाकर ऐसे नहीं उठा सकते इसको। दोस्तों इसको किडनैपिंग बोलते हैं। हाँ जी गाइस, तो इन दैट केस दैट इज प्रोहिबिटेड, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। हाँ जी गाइस, तो अडॉप्शन थ्रू लीगल डॉक्यूमेंटेशन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी, प्लस पेरेंट्स, grandparents and siblings, brothers and sisters of the assessee who are wholly dependent on the assessee. This is an important line. बीवी बच्चे तो आते ही आते हैं, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी, बीवी बच्चे तो आते ही आते हैं, प्लस इनके अलावा बीवी बच्चे के लिए डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी नहीं देखनी होती, ध्यान रखना। बीवी बच्चे के लिए डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी नहीं देखनी होती, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द असेसी हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी, जो कि कौन है? डिपेंडेंट है ऑन द असेसी। ऑलराइट गाइस, any business transaction between members of family shall be considered as supply even if without consideration.
अगर मेरा मेरी बहन के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो शी शुड बी डिपेंडेंट ऑन मी, तो इन दैट केस तभी वो ट्रांजैक्शन को फैमिली वाला माना जाएगा। मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है एंड शी इज अर्निंग वे मोर देन आई एम अर्निंग, I am also earning decent amount of money, we both are independent, we both are not dependent on each other. So in that case, in that scenario guys, any transaction between both of us will not be considered as supply even if without consideration. क्यों? क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट। कौन है इंडिपेंडेंट? वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट। ये वाला आप घर से पढ़ेंगे गाइस, ये वाला आप घर से पढ़ेंगे। बेटा खा लो चुपचाप बैठ के, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं दीदी, यहाँ बैठ के खा लीजिए। ठीक। हाँ जी गाइस, everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? मजा आया in order to understand this point? Hi Anna. Distinct person is a scenario which takes around 1 hour. So we are not starting with a new topic today guys. हम लोग और कोई नया पॉइंट नहीं उठा रहे हैं, अभी काफी टाइम लगेगा हमें। सेक्शन मतलब शेड्यूल 1 में, एक्चुअली शेड्यूल 1 इज द लॉन्गेस्ट शेड्यूल। उसके बाद दोस्तों वी आर नॉट गोना टेक टू मच टाइम। शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 एक सेशन में हो जाएगा, फॉलोड विद सेक्शन 8। ओके, कपकेक लेकर आई है, एक्चुअल में चिढ़ा रही है। मुझे भी खिला दो ना। दे दो ना थोड़ा सा ना। मेरा क्लास है, मेरा क्लास है ये। आपका क्लास है सर? नेगेटिव लिस्ट करा दो। नेगेटिव लिस्ट 10 मिनट में थोड़ा होती है अक्षय भाई। हाँ जी, नेगेटिव लिस्ट टेक्स इट्स ओन टाइम ऑफ लेट्स से 30-35 मिनट्स। हाँ जी गाइस, ज्यादा इज्जत नहीं दे रही है तुझे तो बताता हूँ क्लास के बाद। रुक जा, एक बाइट खाकर भाग जाऊंगा ना, फिर देखना मेरे क्लास में है बोल रही है। हाँ, उसे लगता है ये इसकी क्लास है, किसी भी रूम में घुस जाती, मेरा रूम है, जबकि इसका एक सेपरेट किड्स रूम बनाया हुआ है, उसमें तो हम घुस ही नहीं सकते। बाकी जिस रूम में भी चली जाए वो भी इसका रूम है। गुंडी ना खा लो। अच्छा, मेरा रूम है। अच्छा, आपका रूम है, आप ही का तो घर है। हाँ जी गाइस, चलो जी गाइस, आज का सेशन रिवाइज करते हैं, देन यू गाइस कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट। फटाफट आज हम लोगों ने किया दोस्तों last two conditions of section 7 subsection 1 clause A, that was the supply of goods or services or both should be by a registered person or a person liable for registration under the GST law. The supplier has to be registered, the recipient can in that scenario be unregistered also. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे in the course of furtherance of business, जहां मैंने आप लोगों को बताया any transaction which is outside the personal capacity is in the course of furtherance of business and leviable to GST. Only transactions which falls under the personal capacity, वो आपका उस पर आपका GST नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे दोस्तों सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन, जहां कहा कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग गुड्स सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स और वाइस वर्सा, आई वुड नॉट से वाइस वर्सा, नहीं तो बाय एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो इन दैट केस दोस्तों इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। एंड इन दैट सिनेरियो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कि सच मेंबर एंड दैट आर्टिफिशियल पर्सन आर टू डिफरेंट पर्संस। वो कौन है? दो डिफरेंट पर्संस है। फिर हम पहुंचे सेक्शन 7(1)(b) पर। 7(1)(b) ने क्या कहा? सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है जहां पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो। फिर हम पहुंचे शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 के आज हमने 2 सिनेरियोस करे और दूसरे का भी अभी आधा ही किया है। पहला सिनेरियो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जिस पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया हो,
तो उसे अपन क्या मानेंगे दोस्तों, दैट विल बी कंसिडर्ड, उसे माना जाएगा एज सप्लाई। लेकिन यहां पर आईटीसी वाला पॉइंट बड़ा ध्यान से रखना, आईटीसी यहां पर लेना जरूरी है। एंड दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस, जहां पर दोस्तों वन पर्सन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, अगर वो इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर है तो इन दैट केस गाइस अपन क्या मानेंगे, उसे रिलेटेड पर्सन मानेंगे। वो नहीं खाना है बेटा, क्या है ये, मम्मी की दवाई है। खोल के क्या दिखाओ, क्लास चल रही है मेरी अभी। भाई प्लीज 2 मिनट्स रुक जाओ प्लीज। वो फोन दे रही है मम्मी, जा जा जा। फोन दे रही हूँ बेटा। सर वो टीवी वाला एग्जांपल में फर्दर सप्लाई माना इंस्टेड ऑफ रिफंड बेनिफिट में रहेगा। टीवी वाले एग्जांपल में हाँ फोन देखूंगा ना तब तक बाहर निकल जाऊंगा। हाँ ठीक है। टीवी वाले एग्जांपल में अगर हमें आईटीसी रिटर्न करना पड़े तो ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज अगर आईटीसी रिटर्न करना पड़ता है दोस्तों तो मतलब माना यह जाता है दैट यू हैव रॉन्गली क्लेम्ड आईटीसी, and because you have wrongly claimed ITC, in that case, in that scenario, you will also be subject to interest. However, further supply is like a normal sale. Further supply is like a normal sale. आगे आपने सामान बेचा, तो टीवी वाले एग्जांपल में फर्दर सप्लाई माना करेक्ट, करेक्ट, फर्दर सप्लाई माना इंस्टेड ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी। अपन रिवर्स करते हैं ना आईटीसी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा आईटीसी वाले चैप्टर में कि अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया है तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो जब रिवर्स करते हो तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आईटीसी वाले चैप्टर का एक पॉइंट है ना कि अगर आपने आईटीसी का बेनिफिट ले लिया एंड इफ यू डू नॉट मेक पेमेंट विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज, so in that case, in that scenario guys, on the 181st day the recipient has to reverse ITC. उस reverse में interest का भी point है। So can you give example of how members providing transactions or activities to AOP? मीरान बेटा 71A में नहीं आएगा, क्योंकि 71A में नहीं आएगा, क्योंकि मेंबर्स एज एन इंडिविजुअल अगर वो एओपी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो 71AA में नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि 71A में क्या बोला है, ध्यान से देखो, 71AA में क्या बोला है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, अदर देन एन इंडिविजुअल। तो यहां पर इसीलिए मैंने बोला वाइसी वर्सा नहीं बोलेंगे अपन, यहां पर एओपी ही सर्विस दे रही है टू इट्स मेंबर्स या गुड्स दे रही है टू इट्स मेंबर्स। ओके, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? मजा आया? हाँ जी, continuing, sir, how will you demonstrate today's budget on level basis and why it suddenly affects stock market? अरे मतलब I will not say that was a good budget for especially for middle class families, because now जो हमारा टैक्स बर्डन है टुवर्ड्स गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड, जबकि वी वर एक्सपेक्टिंग इट विल रिड्यूस। एक छोटा सा बेनिफिट दिया है गाइस सैलरीड इंडिविजुअल में, 50,000 से लेकर 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी, और जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है उसमें अटपटा सा चेंज कर दिया। पहले 3 लाख माफ थे, वो अभी भी हैं। अब क्या थे, 3 से 6 लाख माफ थे ना, अब उन्होंने कर दिया 3 से 6 लाख 5%, अब कर दिया 3 से 7 लाख 5%। तो होता है ना बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दी है। दूसरा, जो स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया गाइस। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 15% था अभी तक, वो 20 कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A जो 15% था वो 20% कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A को 10% से 12.5 कर दिया, 10% से 12.5 कर दिया। एसटीटी बढ़ाया गया एफएनओ वाले में, एफएनओ में एसटीटी बढ़ा दिया। तो
अब जब दोस्तों यहां पर टैक्सेशन ज्यादा हो गया बेचने पर या ट्रांजैक्शंस करने पर, तो लोग विल मूव आउट ऑफ दिस टू सम प्लेस एल्स, और जहां पर ज्यादा बेचोगे वहां पर वैल्यू गिरेगी। आज तो बहुत ज्यादा मार्केट धाराशायी हो गया है दोस्तों। लेट्स सी हाउ इट रिस्पॉन्ड टुमारो, कल कैसे रिएक्ट करेगा गाइस। बहुत बुरी हालत कर दी गाइस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कैपिटल गेन्स में चेंज। मेरे को ये तो पता था बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, so there will not be too many benefits coming out for the individuals, middle class family, but I was not expecting कि हमारे से ही ज्यादा ले लेंगे। तो I'll rank this budget 2 out of 10 for a middle class family। चाहे वैसे नॉर्मली उन्होंने कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए अच्छा करा हो, मगर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छा नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करने से इतना नहीं फर्क पड़ेगा। पॉलिसीज जो हमारे लिए लागू होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अब वो चाहे निर्मला जी लाए या कोई और लाए। हाँ, मगर ये ध्यान दीजिएगा, जो अभी ये बजट आया है दोस्तों, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सितंबर 24 एंड जनवरी 25। कंपनी का टैक्स रेट्स कम हो गया। यस, कंपनी का 40 से 35% हो गया है। फॉरेन कंपनी का दोस्तों, फॉरेन कंपनी का 40 से 35 हो गया। आज ही पढ़ा था मगर आज जो पढ़ा है वो चेंज नहीं हुआ है। आपके एग्जाम के लिए 40 ही है। ऑलराइट गाइस, इनकम टैक्स का अमेंडमेंट आया है सितंबर 24 का। वो डिट्टो सेम है जो मई 2024 का अमेंडमेंट था। तो मई 2024 में जो मैंने इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स लिए हैं दोस्तों, वो आपके लिए एप्लीकेबल है फॉर सितंबर 2024। खैर, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अमेंडमेंट्स आपकी इन्हीं क्लासेस में भी कवर अप हो जाएगा। तो आपको और अलग से जाके अमेंडमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। ऑल अमेंडमेंट्स विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ। देयर आर नो अदर अमेंडमेंट्स जो मई के लिए एप्लीकेबल नहीं थे और आपके लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट हैज नॉट चेंज एंड देयर आर नो अदर चेंजेस, क्योंकि सरकार इस बार अपने उसमें पॉलिटिक्स में लगी हुई थी दोस्तों, रैलीज में लगी हुई थी। दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉलिसीज बिकॉज जनरल इलेक्शंस थे, लोकसभा इलेक्शंस थे गाइस। ऑलराइट एवरीवन, चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। कल मिलेंगे सुबह फिर से 10:30 बजे। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। कल दोस्तों इनकम टैक्स में अपन चैप्टर नंबर 1 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट लाइकली कर भी देंगे। हमारा सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। बाय बाय एंड टेक केयर।